होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बरमोला स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री के नए अध्याय में। इससे पहले हमने चर्चा की थी मगध साम्राज्य को लेकर। हमने मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शेषनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा। हमने देखा था नंद वंश के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ और नंद वंश थोड़ा कमजोर भी हो गया था। अब नंद वंश इस समय लोग थोड़ा नंद वंश से परेशान थे। उसका कारण हमने पिछली बार पढ़ा था, नंद वंश के पतन होने के कारण करों का बढ़ाना और सिकंदर द्वारा कुछ क्षेत्रों को जीत जाना, जहां पे बाद में नंद वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि सिकंदर उन सभी क्षेत्रों को छोड़कर चला गया था। आज हम मौर्य साम्राज्य को समझेंगे। ये फोटो जो स्क्रीन के पीछे लगाया हुआ है, इसमें पहला फोटो ये मगध को दिखाता है। नंद वंशों के समय दूसरी फोटो में नंद वंशों ने मगध को यहां तक पहुंचा दिया था, व्यास नदी तक। तीसरे फोटो में चंद्रगुप्त मौर्य, और ये चौथा फोटो चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। तीसरे फोटो में चंद्रगुप्त मौर्य को जब शासन मिला, और चौथे फोटो में आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम में अफगानिस्तान तक क्षेत्र कवर कर लिया। ये छठा फोटो बिंदुसार का है। बिंदुसार ने पूरा दक्षिण भारत तक कवर कर लिया था, बस एक कलिंग यहाँ पे रह गया था। और एक फोटो मेरे पीछे ढक गया है, उसमें कलिंग को भी अशोक ने जीत लिया था। तो अशोक के समय हमारे देश में इतना बड़ा देश बन चुका था कि हम किसी और देश को भी गुलाम बना सकते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य हमारे सामने था अशोक के समय। आज इन सब की चर्चा करेंगे, जानेंगे मौर्यकालीन शासक कौन कौन थे, मौर्यकाल कब से कब तक रहा, इसके प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने इस शासन की नींव रखी, इनके बेटे बिंदुसार, उसके बाद उनके बेटे अशोक। अशोक ने किस तरह से कलिंग युद्ध किया, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, अशोक के अभिलेख कहाँ मिले, इसके साथ साथ जानेंगे मौर्यकालीन कला कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और क्या कारण था कि मौर्य काल का अंत हो गया। इन सब बिंदुओं पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। अभी फोटो क्लियर है, इस फोटो में साफ साफ दिखाई देता है कि ये कलिंग, बिंदुसार ने इस कलिंग को छोड़ दिया था क्योंकि नंद वंशों का शासन था इस पर अशोक ने अपनी पूरी एनर्जी, ताकत लगा दी इस छोटे से कलिंग को जीतने के लिए, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए और वो खून और वो बलियां देखकर उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया। तो उसके बाद पूरा का पूरा भारत, इतना बड़ा भारत अशोक के कब्जे में था, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान से बांग्लादेश, म्यांमार तक, और बस थोड़ा सा श्रीलंका छूटी है। वैसे थोड़ा सा केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु भी रही है, पर इतना बड़ा भारत अशोक के पास था। और ये पहला मैप मगध का है। चर्चा शुरू करते हैं मौर्यकालीन साम्राज्य का समय। तो मौर्यकालीन समय जो है वो शुरू होता है 323 ईस्वी से, और ये चलता है लगभग 298 ईस्वी तक। लिख लेते हैं इस बात को, पॉइंट नंबर 1, किसका समय कब से कब तक था। तो मौर्य शासन का जो समय काल है वो शुरू हुआ था, नहीं, 323 ईस्वी पूर्व से। तो मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से, 323 ईस्वी पूर्व से 183 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब इस समय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो मुख्यतः इतिहास में लिखे गए ग्रंथ, साहित्य और किताबें, उनसे पता चलता है कि मौर्यकालीन जो था वो तब से तब तक का समय। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि मौर्यकालीन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मुख्यतः हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। तो लिख लेते हैं, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः
हमें मुख्यतः कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य कह सकते हैं। चाणक्य और कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौटिल्य, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। सब बात करते हैं ना चाणक्य नीति की, पर इन्होंने कोई राजनीति के बारे में पुस्तक नहीं लिखी है, इन्होंने पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में लिखी। ठीक है, तो ये पहला बिंदु है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की जानकारी और उसके बारे में उसका विवरण मिलता है। दूसरा, विशाखादत्त की पुस्तक। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस, ये पुस्तक का नाम भी याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि मुद्रा राक्षस ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखा है विशाखादत्त। ये दूसरा बिंदु है। ऐसी और भी पुस्तक है जैसे सरिता सागर, ये लिखी है सामदेव ने, तो इसको भी याद रखना, सरिता सागर। अच्छी पुस्तक का नाम पहले लिख दिया मैंने, हाँ, सरिता सागर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? उनका नाम है सोमदेव ने ये पुस्तक लिखी है। अच्छा, और कहाँ से मिलती है? और भी बहुत सारे यूनानी, जैसे चीनी यात्री है, उनका नाम है फायान हेनशांग, ये कुछ चीनी यात्री है, इनके उससे भी हमें मिलता है। इसके साथ साथ अशोक के अभिलेख, जिसको हम भूल नहीं सकते। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, ओके, अशोक के अभिलेख, शिलालेख और गुहालेख, इनसे भी हमें मौर्य काल के समय की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य काल के समय की जानकारी मिलती है। ठीक, कुछ चीनी यात्री, उनका नाम भी याद रखना है। 2 चीनी यात्री है, हेनशांग और फाइयान, इनका नाम भी याद रखना है। फाइयान वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे, और हेनशांग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। शायद उनके उससे तो नहीं मिलनी चाहिए। हर्षवर्धन के समय जो आए थे उनका नाम हेनशांग है। हेनशांग ये हर्षवर्धन के समय आए थे, और फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उन सभी पुस्तकों से हमें मौर्य काल के समय की जानकारी मिलती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि कौटिल्य, चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल के समय के बारे में। विशाखादत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और सरिता सागर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है सोमदेव। इन पुस्तकों से हमें मौर्यकालीन समय की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, और अशोक के अभिलेख, ये तो सबसे महत्वपूर्ण। इनके बारे में जितना जानो उतना कम। तो ये मौर्य काल के समय की जानकारी थी। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले शासक जिन्होंने मौर्य काल की स्थापना कराई, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व, 345 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम मूरा था, और इनके गुरु का नाम, जिन्होंने इसको नंद वंश पर अटैक करने की शिक्षा दी, उनका नाम है कौटिल्य या फिर चाणक्य। इनकी शिक्षा दीक्षा पाकर तक्षशिला में उन्हें शिक्षा दी गई, और वो पाकर इन्होंने मगध वंश पर अटैक किया और नंद वंश को समाप्त कर वहां मौर्य वंश की स्थापना की। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में, जैसे विशाखादत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के कौशल त्रिशल
कौशल त्रिशल शब्द का मतलब होता है कि जिसके ना हमें कुल का पता ना हो। तो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, विशाखा दत्त की पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कौशल त्रिशल बताया गया है। कौशल त्रिशल का मतलब होता है जिसके कुल का पता ना हो, क्योंकि इनके कुल के बारे में अलग अलग धारणाएं। ये तो बात चौथा बिंदु। पांचवा बिंदु, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा पांचवा बिंदु, साम्राज्य विस्तार के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का आमना सामना हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर अशोक का सेनापति था और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। तो ये बिंदु भी आपने याद रखना है। साम्राज्य विस्तार के दौरान (305 ईस्वी पूर्व) चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था वो हार गया। बदले में सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उसकी बेटी का नाम हेलेना था और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक, 500 हाथी, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमी सिंध ये क्षेत्र मिला। तो इस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बिंदु आपने याद रखना है। मैंने कुछ बातें नहीं बताई, मैंने लिखी नहीं है, बोली है पर लिखी नहीं है। जैसे सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम है हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई। बदले में कितने मिले? उनको मिले कम से कम 500 हाथी और लाखों सैनिक। इसके साथ साथ क्या क्या मिला? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी हिस्सा, इतना बदले में मिल गया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज था। तो ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज, इसका नाम याद रखना, मेगास्थनीज को भेजा। और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है इंडिका। और उस इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, उसके समय की जानकारी मिलती है। तो ये बिंदु भी आपने याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर द्वारा। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अच्छा, अगला और अंतिम बिंदु यह है कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म अपनाया और जैन सन्यासी भद्रबाहु
उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जैन धर्म के बारे में। श्रवण गोलबेला ये कर्नाटक में है, वहां चले गए और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि वो होती है, जैन धर्म में लोग बिना खाए पिए कई दिनों तक रहते हैं और धीरे धीरे उपवास के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस विधि को संलेहना विधि कहते हैं। तो अंतिम बिंदु में यही आपने याद रखना है कि अपने अंतिम समय में अपने, तुम भी नोट डाउन करो जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, अगर मैं लिख सकता हूँ तो थोड़ी मेहनत तुम भी करो, अच्छे नोट्स बनाओगे तुम्हारा फायदा रहेगा। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवण गोलबेला चले गए। बेल गोला है, श्रवण बेल गोला, जो कहा है कर्नाटक में। पहुंचे और संलेहना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेहना विधि से प्राण त्याग दिए। संलेहना विधि क्या होती है? उपवास रखो और तब तक उपवास जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। तो जन्म तो हो गया था 345 ईस्वी पूर्व और इनकी मृत्यु हुई 298 ईस्वी पूर्व। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष जानकारी थी। परीक्षा की दृष्टि से काफी चीजें पूछी जाएंगी। इनका समय काल कब से कब तक था, इनकी माता का नाम मूरा, इनके गुरु का नाम चाणक्य, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी है, उनका नाम है अर्थशास्त्र, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? तो कौशल त्रिशल कहते हैं। कौशल त्रिशल का मतलब वही हुआ कि जिसके कुल का हमें ज्ञान ना हो कि ये किस कुल से आया है। अपने साम्राज्य का जब इन्होंने विस्तार करना शुरू किया तो इनकी लड़ाई किससे हुई? सेल्यूकस निकेटर से। और सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, इस लड़ाई में हार गया और बदले में अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार, काबुल, बलूचिस्तान ये सब हिस्सा भी दिया। इसके साथ साथ सेना, घोड़े और ये भी सब मिला। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। और मेगास्थनीज आदमी, ये लेखक हैं, इन्होंने वहां पर इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, पूरा मौर्य काल के बारे में जानकारी कि मौर्य काल का शासन कैसे थे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, किस तरह से लोग वहां पे रहते थे, राजा का शासन कैसे चल रहा था, इस बारे में। और अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला चले गए कर्नाटक में, संलेहना विधि, जैन धर्म अपना लिया। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और इनके पोते अशोक ने, क्योंकि इनके बेटे होंगे बिंदुसार और उनके बेटे होंगे अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ अशोक, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया बाद। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और संहेलना विधि से अपने प्राण त्याग दिए 298 ईस्वी पूर्व। वैसे मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य रहा हमारे ईस्वी पूर्व के दृष्टि में। ठीक, तो ये बातें थी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब बातें करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसके पिता की मृत्यु के बाद, वैसे उनके पिता की मृत्यु के बाद 298 ईस्वी पूर्व सिंहासन पर बैठा और इसने 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ये इसका समय काल है, इस समय तक इसने शासन किया बिंदुसार। ये पहली जानकारी है। अच्छा, इसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसको यूनानी लेखक इसको कहते हैं अमृत, यूनानी लेखक इसे अमृत चेस्ट कहते हैं। यूनानी लेखक
इन्हें, यूनानी लेखक इन्हें अमृत चेस्ट कहते हैं। यह दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु इनके बारे में। तीसरी, वायु पुराण में इसे वज्रशाह कहा गया है। वायु पुराण में इन्हें भद्रशाह कहा गया है। वैसे इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में इन्हें क्या कहते थे? अमित्र घात। संस्कृत में इन्हें अमित्र घात कहते थे, जिसका मतलब वो शत्रुओं की हत्या करने वाला। एथनीज इन्हें अमृत चस्तक कहते थे। जैन ग्रंथ में इन्हें सिंह सेन कहते थे। वायु पुराण में अभी मैंने बताया, वायु पुराण में इन्हें वैसे मद्रशार, वायु पुराण में इन्हें भद्रशाह नहीं मद्रशार कहा गया। वायु पुराण में भद्रशाह, ये गलत हो गया, इन्हें मद्रशाह कहा गया है वायु पुराण में। तो वायु पुराण में इन्हें मद्रशार कहा गया है। संस्कृत में इन्हें अमृत घात कहते थे, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी ग्रंथों में इन्हें अमृत केष्टक कहते थे। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंह जैन कहते थे। वायु पुराण में इन्हें मद्रशार कहा गया है। और चीनी साहित्य में इन्हें बिंदुपाल कहते थे। तो अलग अलग नामों से जाना जाता था, मतलब जिस लेखक ने जैसा ठीक लगा वैसा नाम रखा है इनके बारे में, उनकी उपाधि और उनके नाम के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया। अच्छा, और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु, बिंदुसार वो पहला आदमी जिसने दक्षिण भारत की तरफ, मतलब पहला मौर्य शासक जिसने दक्षिण भारत को मगध साम्राज्य में मिलाया। बिंदुसार ने दक्षिण भारत को मौर्य साम्राज्य में मिलाया। ये इनके बारे में जानकारी है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु, बिंदुसार आजीवन संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक बना। बिंदुसार संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक बना। और अंतिम बिंदु 273 273 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ जानकारी थी बिंदुसार के बारे में। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आएगा। अमृत घात किस शासक को कहा जाएगा, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो अमृत घात बिंदुसार को कहा जाता था। मिदसार किसे कहा जाता था, ये भी बिंदुसार को कहा जाता था। अमृत केष्टक किसे कहते थे, ये भी बिंदुसार, चेष्टक है वो, अमृत चेष्टक बिंदुसार को कहते थे। इसके साथ साथ पूछेंगे मौर्य काल में वो कौन सा शासक है जिसने दक्षिण भारत को जीता, तो वो पूरा हक जाएगा बिंदुसार को। एक बार वापस मैप देखते हैं, जो हमने पहले भी मैप लगाया हुआ है। देखो
इस मैप में जो फोटो, ये चौथी फोटो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम की तरफ ईरान और अफगानिस्तान तक जीत लिया था। पर जब ये पांचवा फोटो है, ये बिंदुसार के समय को बताता है। बिंदुसार ने दक्षिण भारत को मौर्य शासन में मिला दिया। और ये लास्ट रह गया है इस कोने को जिसे हम कहेंगे कलिंग, इसको जीतने का हक अशोक को जाता है। वैसे अशोक को पूरा पका पकाया राज्य मिला। उन्होंने एक छोटे से इलाके को जीता और पूरी सेना लगा दी इस इलाके को जीतने में, क्योंकि कलिंग एक शक्तिशाली सेना के अंदर में था। नंद शासक जो थे वो काफी पावरफुल थे, तो कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने पूरी जान लगा दी। अब उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अशोक के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे बिंदुसार के बारे में। अब अशोक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अशोक जो बिंदुसार के मरने के बाद शासक बने, बिंदुसार के पुत्र भी थे और उनके मरने के बाद शासक बने। वैसे तो वो, अगर पहला बिंदु बात करें, वैसे तो 272 ईस्वी पूर्व वो शासक बन गए थे, पर 4 साल तक गृह युद्ध में लगे रहे। अपने भाइयों को खत्म किया, अपने जितने भाई रिश्तेदार है, ताकि कोई खड़ा ना हो सके सिंहासन के लिए। तो जितने भी रास्ते के कांटे थे वो सब हटाए 4 सालों तक। वैसे तो 272 ईस्वी पूर्व सिंहासन हासिल कर लिया था, सिंहासन हासिल कर लिया था। हासिल सिल गलत लिख दिया मैंने। कर लिया था, परंतु 4 सालों तक गृह युद्ध में लगे रहे। 4 सालों तक गृह युद्ध किया। गृह युद्ध किया मतलब अपने भाइयों को, जो भी खड़ा हो सकता था सिंहासन के मतलब जिसको भी सिंहासन चाहिए थे, उन सबको रास्ते से हटाया। और फिर 269 269 ईस्वी पूर्व राज्याभिषेक किया। इससे पहले वो, दूसरा बिंदु, इससे पहले वो उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। इससे पहले वह उज्जैन अवंती कहते हैं इसे, उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। गवर्नर था। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखना है। तीसरा, अशोक की माता का नाम, इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक, ये तीसरा बिंदु है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, इन्होंने एक शहर बसाया जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है श्रीनगर। तो श्रीनगर शहर को जम्मू कश्मीर में अशोक ने बसाया था। तो अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। और नेपाल में ललित पतन बसाया। और नेपाल में ललित पतन शहर बसाया। ठीक, पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु,
गुर्जरा अभिलेख में पहली बार इनका नाम अशोक मिलता है। और जितने भी अभिलेख हैं इनमें इनको उपाधि दी गई थी। कहीं प्रिया नाम दर्शनी की उपाधि दी गई थी, कहीं देवा नाम प्रिया की उपाधि दी गई थी, पर पहली बार जो गुर्जर अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख, वहां पे इनका नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। ठीक, ये पांचों महत्वपूर्ण बिंदु है। और जगह प्रिया नाम दर्शनी और देवा नाम प्रिया, इस तरह की उपाधियां दी गई हैं और जितने भी अभिलेख हैं उनमें। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे देश को एकीकरण करने का भी काम किया। पूरे देश में एक भाषा, एक संस्कृति, एक लिपि लाकर पूरे भारत को एकीकरण करने का काम, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया उसको एकीकरण करने का काम, तो भारत को एकीकरण करने का काम अशोक ने किया। करने का भी काम किया। किसके आधार पर एकीकरण किया इन्होंने? वैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिपि के आधार पर करने का भी काम किया। ये हो गया छठा बिंदु। और क्या क्या किए इन्होंने? सामाजिक सुधार के साथ साथ नागरिक संहिता, दंड संहिता, सामाजिक न्याय कानून व्यवस्था बनाने का भी काम किया अशोक ने। ठीक, अशोक की मृत्यु कब हो गई? 332 ईस्वी पूर्व। 332 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। कुछ और बातें याद रखनी है, जैसे इन्होंने कलिंग की लड़ाई को देखकर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, वो बिंदु भी तुमने याद रखना। अब आगे की बात करें तो अशोक के अभिलेख की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कलिंग युद्ध पर आएंगे। अशोक के लगभग 40 अभिलेख मिले, उनमें कुछ स्तंभ अभिलेख हैं, कुछ शिला अभिलेख हैं और कुछ गुहा अभिलेख हैं। इनको 4 लिपियों में लिखा गया है। उन 4 लिपियों का नाम अशोक का 7वां और 13 शिलालेख सबसे बड़ा है। अशोक का प्रथम अभिलेख पशु बलि को रोकने पर है। पशु बलि पर रोक लगाने पर बल किया गया पहले अभिलेख के अंदर। सारनाथ में जो अशोक का अभिलेख मिला है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि सारनाथ का अशोक का अभिलेख, उसको सर्वश्रेष्ठ अभिलेख माना गया है, जिसमें 4 सिंह हैं, 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो अशोक के अभिलेखों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक के कितने अभिलेख हैं, तो लगभग 40 से भी ज्यादा अशोक के अभिलेख खोजे गए हैं। इनको पहली बार जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस ने इनके अभिलेखों को पहली बार पढ़ा है। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीस, आयरिक
और खरोष्णी लिपि में लिखे गए। ठीक। और कुछ स्तंभ अभिलेख, सभी स्तंभ अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। गुर्जरा, मास्की, नेक्टर, उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। सभी अभिलेखों में वैसे उसे देवानाम प्रिया और प्रियदर्शनी इन नामों से, इन उपाधियों के साथ देखा गया। और 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये कुछ चर्चा अशोक के अभिलेखों से। प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पहली बार इनके अभिलेखों को पढ़ा था। किस किस भाषा में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, आयरिक लिपि और खरोष्णी लिपि में लिखे गए। और जबकि जो इनके स्तंभ अभिलेख हैं उनको प्राकृत भाषा में लिखा गया। ठीक, इन बातों को आपने याद रखना है। टोटल कितने हैं? 40 हैं। ठीक है। 7वां और 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा है। और सारनाथ का जो स्तंभ है उसे सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है और उसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी कहते हैं, जिसमें 4 शेर हैं। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। अपने शासन के 9वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आज हमारे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का हिस्सा है। इस पर आक्रमण किया। कलिंग में तब तक नंद वंश का शासक था और वहां का राजा नंदराज था। तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और 1,50,000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बना दिया गया। इतना खून खराबा और इतना आतंक देखकर अशोक का हृदय पूरी तरह से बदल गया और उसने हिंसा छोड़ दी, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैंने 1.5 लाख लोगों को मार दिया एक छोटे से जमीन के हिस्से को पाने के लिए। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पास पहले से ही देखोगे तो इराक, ईरान से लेकर अफगानिस्तान से तमिलनाडु तक पूरा का पूरा उनके हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा कलिंग पाने के लिए उसने 1.5 लाख लोगों को मार दिया और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया। तो ये सब देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उपगुप्त के साथ शिक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इनके गुरु का नाम उपगुप्त था, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो तुमने याद रखनी है कलिंग युद्ध और अशोक के बारे में। अब बात करते हैं मौर्यकालीन कला। तो मौर्यकालीन प्रथम बार पत्थरों पर कला करने का श्रेय जाता है। इन्होंने पत्थरों पर लिखना शुरू किया। अभिलेख जो बनाए गए हैं, स्तंभ अभिलेख और अभिलेख, पत्थरों को काट काट कर उन पे लिखा गया। तो मौर्य काल के सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं वो 2 भागों में, एक तो कुछ राजाओं ने लिखे हैं, उसमें अशोक के अभिलेख हैं, और कुछ जनता ने लिखे हैं। इनको मोनोलिथिक कहते हैं। मोनोलिथिक का मतलब हुआ वो सारी चीजें जो पत्थरों पर नक्काशी करके बनाई जाती। ऐसा क्यों करता था अशोक? धर्म प्रचार करने के लिए। उन्होंने एक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसका प्रचार प्रसार उसने पूरे देश में किया। उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री सुंगमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाया और उन्हें श्रीलंका भेजा। अशोक ने धम्म बनाया था। धम्म बेसिकली वो ग्रुप है जो बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। धम्म के बारे में और बहुत सारी जानकारी हमें इतिहास की किताबों से मिलती है। ठीक। अशोक के अभिलेखों में धम्म की बातें लिखी गई है। उनमें लिखा गया है पशुओं को, जैसे पहला अभिलेख है उसमें यही बताया गया है पशुओं की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ जितने और अभिलेख हैं उन सभी अभिलेखों में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा किया। किसके बने होते थे? ये बलुआ पत्थर के बने होते थे और इन स्तंभों को चमकीला पॉलिश करके रंगा जाता था और इन पे लिखा जाता था पत्थर को काट काट के। ठीक, ये मौर्यकालीन कला है। इसके साथ बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। वो मौर्यकालीन हो, सिंध घाटी सभ्यता हो, कोई सा भी युग हो, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमेशा से कृषि ही रहा है। ठीक, तो ये पहला बिंदु है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, जिसमें बिना वर्षा हुए अगर कोई अच्छी खेती हो जाती है, जहाँ वर्षा कम होती है फिर भी वहां खेती अच्छी होती है, तो उस जमीन को अवैध मात्रक कहते थे। अदेव मात्रक भूमि वो भूमि है जिसमें कम वर्षा में भी अच्छी खेती हो जाती है। और सीता, सरकारी भूमि को सीता कहते थे। सरकारी भूमि उसको सीता कहते थे। भू राजस्व उपज का 1/4 हिस्सा से लेकर 1/6 भाग तक इतना कर देना पड़ता था राजा को।
सिंचाई के लिए प्रबंध बनाए गए थे, जिन सिंचाई के प्रबंधों को सेतु बंध कहते थे, ये सरकार द्वारा बनाए जाते थे। फिर सरकार इन पे टैक्स लेती थी। तो सिंचाई का जो कर होता था वो उपज का 1/5 से लेकर 1/3 हिस्सा हो सकता था। अच्छा, सूती के कपड़े और इसके साथ साथ रेशम दोनों ही प्रचलित था। तो सूती कहाँ कहाँ से मिलता था? काशी से मिलता था, बंग का मतलब बंगाल से मिलता था, और मालवा, यहाँ से हमें सूती मिलता था। ये जो बंग है ये बंगाल है, और यहाँ का सूती फेमस भी था। मलमल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध था। चीन से रेशम का आयात किया जाता था। तो ये कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी है कि कृषि मुख्य आधार थी। अवैध मात्रक वो जमीन है जहाँ पे अच्छी खेती होती है बिना पानी के भी। सीता सरकारी भूमि है। राजस्व 1/4 से 1/6 तक हो सकता है। सिंचाई पे भी कर देना पड़ता था। सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र दोनों प्रचलित थे, और रेशम का आयात चीन से किया जाता था। अब सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो मौर्यों ने क्या किया, जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी उसमें सुधार का काम किया। शूद्रों को हमेशा से नीचा समझा जाने लगा था उत्तर वैदिक काल से ही। फिर धार्मिक आंदोलन हुए तो शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार आया। लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध और जैन धर्म अपनाना शुरू कर दिया। तो कौटिल्य चाणक्य ने एक नीति बनाई। उन्होंने शूद्रों को आर्य कहना शुरू किया। पवित्र और ताकतवर सबसे पुराने आर्य कहकर, और उन्हें मच्छलों से भिन्न बताया। मतलेचों का मतलब हुआ कि उन्होंने शूद्रों को एक अच्छा स्थान दिलाया। शूद्रों का काम अब यही नहीं था कि वो दास बनकर सिर्फ वर्ण व्यवस्था में लोगों की मदद करें। उनको शिल्पकार बनकर वो शिल्पकार कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, इसके साथ साथ पशुपालन, व्यापार, जिस तरह से अपना जीवन चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। दास प्रथा पे रोक लगा दी। मतलब अब कोई शूद्रों को दास नहीं बनाएगा। शूद्रों को अब उतनी बुरी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं होगा जैसे पहले होता आ रहा था। जो घरेलू स्त्रियां थी उनको भी थोड़ा सम्मान मिला, और उन्हें भी अनिष्कासिनी कहलाई वो लोग। महिलाओं का सम्मान करने के लिए उनको अनिष्कासिनी कहते थे। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में बताया कि भारतीय समाज में 7 तरह के लोग देखने को मिलेंगे। दार्शनिक, कृषक, अहीर, शिल्पी, सैनिक, निरक्षक और सभावत। इस तरह से उसने सामाजिक जीवन के लोगों का यहाँ पे वर्गीकरण किया। अगला बिंदु, मौर्य प्रशासन कैसा था? तो मौर्य प्रशासन एक तरह से हम कह सकते हैं, जबकि राजा होने के साथ साथ वहां पे नौकरशाही की चलती है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह काम कर रहा है एक राजा की व्यवस्था। निरंकुश, कल्याणकारी और केंद्रभूत थी। सारी शक्तियां केंद्र के पास थी। नौकरशाही मतलब राजा ने अपने कई सारे प्रशासनिक अधिकारी रखे हुए थे अलग अलग काम के लिए। इनकी जानकारी इंडिका और मेगास्थनीज की इंडिका और चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें मिलती है। कर्मचारियों को नगद वेतन भी दिया जाता था। कर्मचारी जो भी प्रशासनिक अधिकारी, अगर किसी को प्रशासनिक अधिकारी को अगर रखना है तो पहले उसकी योग्यता और उसके चरित्र, इन दोनों को परखा जाता था कि ये इस काबिल है कि नहीं, इसको सेनापति बना सकते हैं कि नहीं, ये हमारा गुप्तचर बनने के लायक है कि नहीं। तो उनकी योग्यता और उनके चरित्र को परखा जाता था। फिर उनको नगद वेतन पर काम पे रखा जाता था। इन सब की जानकारी हमको इतिहास की बुकों से मिलती है। इस काल में राजतंत्र का विकास हुआ, यानी राजा की शक्तियां, और राजा ने जिस तरह से ये विधि बनाई थी लोगों का इसमें विश्वास हुआ और ये चलता रहा। और इसमें 18 तीर्थों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें नौकरशाही बहुत अच्छे से काम कर रही थी और कल्याणकारी नीतियां थी, तो लोगों को विश्वास था। पर कमियां अब आएंगी जब राजा टैक्स बढ़ा देगा। तो राजा टैक्स बढ़ाएगा तो लोगों को राजा से पसंद नहीं, नफरत होना शुरू हो जाएगी। ये तो आज के समाज में भी होता है। अगर सरकार चीजें महंगी कर दे, टैक्स बढ़ा दे, तो लोग सरकार के प्रति उतने वफादार या फिर कह सकते हैं सरकार में उतना विश्वास नहीं रखते हैं। लास्ट और अंतिम बिंदु, मौर्य काल के पतन के कारण। तो कई कारण है। पहला कारण तो यह कि सबसे शक्तिशाली राजा अशोक था, अब वही ढीला पड़ गया। उसी ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। तो इसके बाद जितने भी शासक आए वो निर्बल थे, अयोग्य थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीकृत कर दिया, सारी शक्तियां केंद्र के पास है, प्रांतीय सरकारों के पास शक्तियां कम थी। तो इसलिए पतन का कारण ये भी है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, लोगों के अंदर मौर्य काल को लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना कम थी। आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं, अब इतना बड़ा भारत तुमने कब्जे में ले लिया है तो उसमें वैरायटी तो होगी। पूरे भारत में एक ही तरह की भाषा, बोली, रीति रिवाज, ये सब तो होगा नहीं। दक्षिण में कुछ अलग होगा, उत्तर में, पश्चिम में, सब जगह अलग अलग बोली, भाषाएं, असमानताएं। इनको बांधे रखना थोड़ा मुश्किल है। और प्रांतीय शासक, पहले तो इनकी शक्तियां कम कर दी। जो प्रांत में शासक थे
तो उन्होंने जनता के ऊपर अत्याचार करना, टैक्स बढ़ाया, इससे लोग परेशान थे। टैक्स ज्यादा बढ़ाने से ये भी एक कारण है मौर्य काल के पतन होने का कारण। और सबसे महान कारण तो यही है कि अशोक ने अहिंसा की नीति अपना दी। अब राजशाही सीधे रास्ते पर आ गया है तो दूसरे लोगों के लिए अटैक करना और भी आसान है। नहीं तो जितना भारत अशोक के पास था उतना भारत आज तक किसी के पास भी नहीं आया। उतना बड़ा भारत, इतना बड़ा भारत था कि हम किसी और देश पे कब्जा कर लेते जितना जमीन अशोक को मिली थी। तो ये पूरी चर्चा थी मौर्यकालीन और उसके शासकों के बीच। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। इस क्लास के अंत में आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे, उनको भी सॉल्व करना। उससे पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। अगली चर्चा हम करेंगे मौर्यकालीन के बाद के समय के बारे में, कि मौर्यकालीन के बाद इतिहास में क्या हुआ। उसकी वो चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं।